स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एट यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल एट यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाके आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3, जिसमें देखेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को और उनके डिटेल्स सॉल्यूशन को भी देखेंगे। क्लासेस आपको इससे पहले वाली कहाँ से मिलेगी, इसका मैं थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा, दिखा देता हूँ कहाँ कैसे मिलेगा। आपको जाना है ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसके बाद फिर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैम के द्वारा आपको सेकेंड ईयर का मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर का यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी क्लासेस बनी है, इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस यहाँ पे पीडीएफ के प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोला कि इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है। जो हमारी इंसुलेशन सामग्री होती है, बात कर रहा है ये इंसुलेशन की। तो इंसुलेशन कहने का ही मतलब ये हो गया कि वो पदार्थ जिनसे होकर धारा का प्रवाह न हो सके। धारा का प्रवाह किससे नहीं होता है? जिस पदार्थ में प्रतिरोध का मान अधिक हो, प्रतिरोध का मान अधिक हो, ठीक है। तो कुछ अलग कहने का ही मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए और इसमें प्रतिरोध का मान तो अधिक हो, लेकिन थर्मल जो है, थर्मल कैपेसिटी या फिर कहिए कि जो हीट का जनरेशन है वो कम से कम हो। हम लोग ऐसा इंसुलेटर चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल? इंसुलेशन मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो इसका ये होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना अधिक हो, इसका प्रतिरोध का मान जितना हो सके उतना अधिक हो। पहली क्वालिटी इसकी ये हो गई, पहली ये प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें प्रतिरोध का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध का मान अधिकतम हो, सबसे पहली बात। अच्छा, फिर बोला है, आप ऑप्शन देख लेते हैं कि लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट। लो रेजिस्टेंस हो और थर्मल हीट हो, क्या ऐसा होगा? भाई लो रेजिस्टेंस तो नहीं, हमने अभी बोला है क्या होना चाहिए? अधिकतम। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया हमारा, ठीक। टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, इसकी बात हटा दो, इसमें से कुछ नहीं कंफर्म हो रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये है इसकी मूलभूत इकाई, ये है इसकी मूलभूत इकाई कि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये ज्यादा से ज्यादा हो और इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या निकल के आ जाती है? दूसरा पॉइंट ये निकल के आ जाता है कि इसका जो परावैद्युत सामर्थ्य हो, परावैद्युत सामर्थ्य भी अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल गुण, ठीक है। किसके? कुचालक के, कुचालक के फंडामेंटल गुण, ठीक। और यदि बात कर देगा सुचालक की, तो सुचालक का जितना हो सके प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। सुचालक में मतलब कंडक्टर में जितना हो सके प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए और उसकी रजिस्टिविटी भी कम से कम हो, उसके अंदर की रजिस्टिविटी भी कम से कम हो और कंडक्टेंस का मान ज्यादा हो। कंडक्टेंस मतलब कि चालकता का मान ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज हमने इससे पहले वाली पिछली वाली क्लास में ही आपको दिखाया था। कुछ ऐसे वृत्ताकार सर्किल के आकार का हमने ऐसे कुछ इस तरीके से आकृति बनाई थी, ठीक है। और जिसमें हमने जगह जगह पे ये यहाँ पे इस तरीके से स्पेस काटा हुआ था। टोटल कितने स्पेस हमने काटा था? 30 स्पेस काटा। टोटल कितने स्पेस थी भाई? टोटल आपकी 30 स्पेस थी और उसे लेके हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो ये किस साइज में होता है? तो हमारा होता है वृत्ताकार साइज में, वृत्ताकार
वृत्ताकार धातु धातु डिस्क होता है, ठीक है। ये किसी न किसी मेटल का बना होता है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं सर्कुलर मेटल डिस्क, सर्कुलर मेटल डिस्क। जिससे क्या किया जाता है, जिससे वायर के डायमीटर को मापा जाता है, वायर के डायमीटर, वायर के डायमीटर कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि व्यास, व्यास को मापा जाता है, ठीक है जी। चल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर मेटल डिस्क, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता, देखो ये वर्तमान गलत लिख दिया है, यहाँ पे रहना चाहिए धारा, धारा वहन क्षमता। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, धारा वहन क्षमता, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, ये है आपका गूगल ट्रांसलेशन का मिस्टेक, ये है आपके गूगल ट्रांसलेशन का मिस्टेक, ठीक है ना। चलो, क्या है ये, कंडक्टर की धारा वहन क्षमता के लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे समानुपाती होती है, धारा वहन क्षमता के लिए पूछा है आपसे। देखो, जो आपका धारा है, धारा का फ्लो या धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, धारा का प्रवाह मेन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला आपका वोल्टेज पे, पहला आपका वोल्टेज पर, और दूसरा दूसरा आपके प्रतिरोध पर, प्रतिरोध पर, ठीक है। तो इन दोनों बातों पे आपकी धारा निर्भर करती है। अच्छा, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = V अपॉन R, V अपॉन R। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से पता ये चल रहा है सर कि जो हमारा R है, इसका मान यदि अधिक होगा तो हमारा धारा कम होगा, इसका मान यदि कम होगा तो हमारा धारा अधिक होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध पे तो डिपेंड कर ही रहा है, ये तो हमने अभी आपको बताया कि प्रतिरोध पे आपका धारा का मान निर्भर करता है। यदि ये धारा का मान प्रतिरोध पे निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, ये इस पे भी डिपेंड करेगा। ये तो प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए पे आपकी धारा निर्भर, ये प्रतिरोध निर्भर करता है। यहां से ये हमें समझ में आया कि यदि लंबाई बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ये धारा के साथ, ये चीज जो है, जो लंबाई है, लंबाई धारा के साथ कैसे बढ़ेगी, तो लंबाई जो है धारा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। मतलब कि यदि कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो धारा धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। और यदि यदि हम लोग कंडक्टर के एरिया को बढ़ा रहे हैं, यदि हम लोग कंडक्टर के एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान घट रहा है। यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यदि एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा ना, क्योंकि ये एरिया आपके डिनोमिनेटर में है, हर में है, बटा में है, बटा में है। तो बटा में यदि कोई वैल्यू बढ़ाई जाती है तो उसके अंश का मान घटने लगता है, यो जो राइट साइड में रहता है, ठीक है। तो इसका मान घटने लगा, इसका मान घटने लगा, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध यदि घटने लगा तो आपकी धारा क्या होगी, बढ़ने लगी, धारा बढ़ने लगी। तो आपका जो एरिया है, ये एरिया कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा धारा के साथ, एरिया आप कहेंगे कि सर जो इसका एरिया है ना, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। यदि हम लोग एरिया बढ़ाएंगे कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर के यदि एरिया बढ़ाएंगे तो उसमें धारा का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये कहां से आया, ये इसी फॉर्मूले से आया। ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, आप सभी याद किए होंगे। यदि नहीं याद किए होंगे तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। जहां पे मैं लिख देता हूं कि जहां पे आर क्या है भाई, ये है आपका प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। ये है आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख लो, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और एल क्या है भाई, एल है आपकी लंबाई, एल है आपकी लंबाई। और रो क्या है, रो के बारे में भी लिख लीजिए कि जो आपका रो है ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वायर रेजिस्टेंस गलत, ठीक है, पासिंग करंट गलत, करंट शेप गलत, यहाँ पे करंट, करंट डायमीटर, कंडक्टर्स डायमीटर,
कंडक्टर्स डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अरे भाई किसी भी वृत्ताकार क्षेत्रफल का वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब उसका डायमीटर बढ़ेगा। जैसे कि ये एक आपका वृत्ताकार एरिया हो गया, तो ये इसका मान लो कि इसका रेडियस a है और ये आपका एक दूसरा वृत्त हो गया, ये आपका एक दूसरा वृत्त हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बना दो। ठीक है, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया और इसका मान लो कि यहाँ पे R2 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो बताना कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? इसका क्षेत्रफल अधिक होगा या फिर इसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो सिंपल सी बात है कि आप कहेंगे सर ये जो जिसका एरिया बड़ा है, जिसका त्रिज्या बड़ा है उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सीधे सीधे ये डायमीटर हो गया। ठीक, देखो अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। बहुत लोग तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे कि सर ने पूरे डीप में जाके अच्छे से समझाया। ठीक है भाई, मेरे ये सारी चीजें एक साथ बताने का मकसद ये है कि आप एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हो तो उससे जुड़े यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा फिरा के थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आप कर लोगे, एकदम आसान तरीके से कर लोगे। ठीक है, और यदि इतना नहीं देखना है, इतना नहीं सॉल्यूशन समझना है, कोई बात नहीं, केवल आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है, एकदम आसानी से कर लोगे। ITI है बहुत आसान, ITI एग्जाम को क्रैक करना है बहुत आसान, बस आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको समझ लेते हो। और यदि कुछ नई चीजें बताई जा रही हैं तो भाई उसको भी थोड़ा साथ साथ सीखते चलो ना। सीखे रहोगे अभी तो कभी ना कभी ये काम करेगा ही। फर्स्ट ईयर में लोग करते क्या है, फर्स्ट ईयर में ऐसे कैजुअली पढ़ते जाते हैं, कहते हैं अरे यार छोड़ो हटाओ, केवल पास करना है पेपर को पास करना है। और सेकेंड ईयर में जा कहते हैं कि अरे काश थोड़ा फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होते। क्योंकि अक्सर मनुष्य तभी सुधरता है जब उसके साथ समय निकल गया होता है। ये हर एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये केवल आपकी अपनी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बताना है। कंडक्टेंस की बात हमने अभी आपको कुछ देर पहले चालकता की बात करी थी। चालकता के बारे में हमने आपको बोला था कि चालकता किसी भी कंडक्टर की चालकता अधिक से अधिक होनी चाहिए। चालकता यदि अधिक से अधिक होगी तो उसमें करंट का मान अधिक से अधिक होगा। ठीक है, चालकता होती क्या है? तो यहाँ पे देखिए चालकता लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा कि चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं। चालकता को कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। चालकता कहते किसे हैं? ये पॉइंट भी लिख लीजिए कि किसी चालक का वह गुण जो धारा को बहने में सहायता प्रदान करता है, बहने में सहायता प्रदान करता है, उसे चालकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे चालकता कहते हैं। उसे चालकता कहते हैं। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण जिससे धारा का वो विरोध करता है। जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं और जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट ही बात हो गई। जी एकदम सही सोच रहे हैं आप। इसीलिए तो इसका फॉर्मूला बन जाता है G = 1/R। G = 1/R, जहां पे G क्या है? यही है आपका चालकता, यही है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, यही आपका कंडक्टिविटी। और R क्या है भाई? ये है आपका प्रतिरोध, ये है आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बताना भाई कि प्रतिरोध का तो फॉर्मूला सभी को पता होगा कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाता है। अरे इस फॉर्मूले से निकालो, V = IR से। V = IR से यदि निकालोगे तो R = क्या हो जाएगा? R = हो जाता है आपका V/I। और V/I यदि यहाँ पे रखोगे तो G = क्या हो जाएगा? G = आपका हो जाएगा यहाँ से G = हो जाएगा I/V। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक आपका हो जाता है ओम। तो चालकता का मात्रक क्या होगा? चालकता का मात्रक आपका हो जाएगा महो। ठीक है, इतनी छोटी सी बात थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन यहाँ पे डी वाला एकदम करेक्ट होगा, I/V। देखो पहला ये तीसरा ऑप्शन दिया V/I, जो कि अक्सर लोग कर देते हैं गलती।
और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूले को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी छोटी सी बात थी, इसको बस समझना था थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ऐसे एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है जिसके बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो, प्लस माइनस 4 हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। उसमें कौन कौन सा आ जाता है, उसमें आ जाता है आपका कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर आपका जर्मेनियम, फिर आपका लेड आ जाता है, कसीगेसन, और आपका एक स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके अर्धचालक हो जाते हैं, ये सभी के सभी आपके अर्धचालक हो जाते हैं। तो इसमें आपको सिलिकॉन दिख रहा होगा, जर्मेनियम दिख रहा होगा, डी ऑप्शन में, डी एकदम करेक्ट बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे भाई। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और आप भी इस चीज को थोड़ा पेन पेपर लेके नोट करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को भी नोट करते जाएंगे, आसानी से अपने मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, मंजिल तक पहुंचते जाएंगे। चलो, किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है, किस धातु में विद्युत चालकता धारा की अधिक चालकता होती है। तो देखिए सबसे अच्छी चालकता वाला पदार्थ आपका होता है चांदी। ठीक है, सबसे अच्छी चालकता, इसका चालकता कितना होता है, लगभग 100%। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है कॉपर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोना, तब फिर आता है आपका क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर की कितनी होती है, कॉपर की होती है ये आपका 94%, कॉपर की चालकता 94%। सोना की चालकता कितनी होती है, तो सोना की चालकता आपकी होती है 67%। ठीक है, और आपके एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है भाई, तो एल्यूमिनियम की चालकता आपकी होती है 56%। चलो, तार को देखो ये थोड़ा सा हिंदी गलत लिख दिया है, चलो मैं इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ता हूं। हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टे विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि आप किसी तार को थोड़ा सा खींचते हो या थोड़ा सा बेंड कर देते हो तो भी उसके ऊपर का इंसुलेशन नहीं खराब होता है, उसके ऊपर का इंसुलेशन बना रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है उसकी विस्कोसिटी, श्यानता। अरे जैसे आप ऐसे समझो कि कोई एक रबड़ लेते हो, आप रबड़ को ऐसे खींचते हो, तो जैसे ही खींच के एक बार छोड़ते हो फिर अपने पुनः प्रारंभिक वाला पोजीशन में आ जाता है। वो क्यों आ रहा है, उसके अंदर की श्यानता की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। ठीक है, तो वही श्यानता वाले गुण की वजह से वो जो तार के ऊपर का इंसुलेशन है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ड्यू टू वायर रेजिस्टेंस गलत है, ड्यू टू हाई करंट फ्लो एक भी गलत हो जाएगा, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक इसी को तो अच्छा इसको लच्चेदार बोला है, लोचेदार, इसको लोचेदार बोला है यार, श्यानता नहीं बोला है। ठीक है, देखो भाई इलास्टिसिटी की वजह से, हाँ एकदम करेक्ट है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी एकदम करेक्ट है, इलास्टिसिटी की वजह से ही ये अपनी तरफ आकर्षित होता है। और ये जो रबड़ भी है ना, रबड़ भी एक बार खींच के जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके इलास्टिसिटी की वजह से ही वो अपनी तरफ फिर से आकर्षित हो जाता है और हमने पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, चल, किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति क्या है, किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति क्या होती है। देखो जैसे ये आपका हो गया कंडक्टर, इस कंडक्टर में यदि धारा बह रही है, इस कंडक्टर में यदि धारा बह रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत तेजी से
लगभग लगभग प्रकाश की गति से आपके क्या बह रहे हैं, आवेश, आवेश बह रहे हैं। किस गति से, लगभग लगभग प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति। अब प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी स्पीड से लगभग आपके आवेश फ्लो होते हैं। तो आवेश को फ्लो होना ही क्या कहलाता है, आवेश का फ्लो होना ही तो आपका धारा कहलाता है। देखो फिर से यहाँ पे इसने वर्तमान लिख दिया है। अरे यार इसको अब कौन समझाए कि करंट का मतलब वर्तमान है, हर जगह नहीं होता। करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ये भी लग रहा है कि एकदम सठिया गया है ना। चलो धारा इसको लिखना चाहिए ना यहाँ पे। चलो भाई, तो यहाँ पे धारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मानक वायर गेज का उद्देश्य क्या होता है, तो अभी हमने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को बताया, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि ये डायमीटर को मापता है, वायर के डायमीटर को मापता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है। तो मेगर द्वारा हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, मेगर द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बना लेना। ठीक है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, धारा को किससे मापा जाता है, देखो फिर से यहाँ पे वर्तमान लिखा है। धारा को मापा जाता है आपके एमीटर से, एमीटर से। वोल्टेज को किससे मापा जाता है, वोल्टेज को मापा जाता है वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर से। ठीक है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है, आवृत्ति मापी से, आवृत्ति मापी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर अलग से होते हैं, उससे मापा जाता है आपके आवृत्ति को। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापते हैं हम लोग मेगर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलेटर को कहा जाता है, इंसुलेटर को और क्या कहा जाता है, तो इंसुलेटर को हम लोग थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, इंसुलेशन को हम लोग थायरिस्टर भी कहते हैं। चलो, स्किनिंग तारों को की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी स्किनिंग की बात कर रहा है। स्किनिंग मतलब क्या, अरे भाई फेशियल करना नहीं बोल रहा है, स्किनिंग करना है मतलब कि किसी भी वायर के ऊपर यदि कवरिंग है तो उस कवरिंग को आपको हटाना है, उस इंसुलेशन को हटाना है, वही चीज कहलाता है स्किनिंग। तो इसका तो सिंपल सा उदाहरण है, ये क्वेश्चन फालतू का पूछ दिया है। जब हम लोग को कभी भी हटाना होता है कवर, क्या करते हैं, ऐसे दांत से लगाते हैं, खचाक से काट के निकाल देते हैं ना, उसके ऊपर का कवर निकालते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नाइफ की हमें क्या जरूरत है, सीधे हमारा दांत ही इलेक्ट्रिक नाइफ है, खटाक से निकालते हैं। लेकिन यदि गलती से भी उस वायर में करंट आ गया तो जैसे ऐसे खटाक से लगाओगे करके पलट जाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सुधर जाइए, बार बार चीजों को दांत से काटने की जरूरत नहीं है। तार को लाइव, किसी भी लाइव वायर को तो तार से मतलब दांत से काटने की जरूरत करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आप एक इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हो, आप एक टेक्नीशियन बनने जा रहे हो, तो टेक्निकल काम करो ना। क्यों ये जो रेसिडेंशियल मेथड्स हैं, जो पारंपरिक विधियां हैं, उससे काम कर रहे हो, उससे काम करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल काम करने की प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नाइफ एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। जल विद्युत स्टेशन, जल विद्युत स्टेशन में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखो जो आपका जल विद्युत स्टेशन होता है ना, जल विद्युत स्टेशन बेसिकली कार्य कैसे करता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये हो गया आपका इधर पूरा पानी, ठीक है, इधर हो गया आपका पूरा पानी, ये आपका पानी रिजर्व है, पानी इकट्ठा किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिजर्वर, इसी को कहा जाता है रिजर्वर, रिजर्वर जो भी है रिजर्वर। ये होता है आपका बांध, ये होता है आपका बांध। ठीक है, और यही बांध से आपका एक बीच में लगा रहता है, ये इसे कहते हैं हम लोग प्रेशर चैनल, प्रेशर चैनल। ठीक है, प्रेशर चैनल। इसके बाद फिर यहाँ पे एक लगा रहता है आपका क्या, ये बीच में हमने लगा दिया सर्ज टैंक, ये आपका हो गया सर्ज टैंक, और बीच में लग गया आपका वाल्व, ये हो गया आपका वाल्व हाउस, वाल्व हाउस। और यहीं से आपका गया रहता है पेन स्टॉक, इससे कहते हैं हम लोग पेन स्टॉक, पेन स्टॉक। और ये पेन स्टॉक से पानी जाके सीधे कहाँ पे गिरता है,
पेन स्टैक से पानी जाके सीधे गिरता है आपके टरबाइन पे। टरबाइन के बाद फिर आपका अल्टरनेटर जुड़ा होता है यहाँ पे आपका अल्टरनेटर जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से जाता है आपका पानी। पानी जब टरबाइन पे जाता है तो ये टरबाइन क्या उत्पन्न करती है, टरबाइन आपकी उत्पन्न करती है मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। और इसी मैकेनिकल ऊर्जा को ये जो अल्टरनेटर है किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, ठीक है। अल्टरनेटर आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, उसमें आप देखेंगे कि जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का मुख्य कार्य होता है कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। लेकिन ये जो परिवर्तन करेगा वो एसी में परिवर्तित करता है। जो आपकी डीसी जनरेटर होती है वो भी मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, लेकिन वहां पे डीसी सप्लाई होती है। अल्टरनेटर क्या करेगा, एसी सप्लाई को जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा, देखिए यहाँ पे तो बेसिकली स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, जल में स्थितिज ऊर्जा, अरे क्या हो गया इसको, जल में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ के बाद फिर जल आपका क्या कर रहा है, जल में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है आपकी, जल में हाइडल एनर्जी या फिर कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये गतिज ऊर्जा जाके टरबाइन पे मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे कह देंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तार के आकार को मापने के लिए अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि तार के मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसके द्वारा क्या मापते हैं, तार के डायमीटर को मापते हैं। तो यहाँ पे SWG एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान, देखो फिर से यहाँ पे वर्तमान लिख दिया, ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं भाई, मानेगा नहीं। ये है धारा, धारा वहन क्षमता के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है धारा क्षमता। अरे ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है रिपीटेड हो गया है ना, हालांकि आपके क्वेश्चन बैंक में उसी हिसाब से दिया था, मैंने ले लिया है 2 बार भी। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, चलो एक बार फिर से समझा देता हूं, हो सकता है उस बार नहीं समझ में आएगा। देखो पहले यहाँ पे समझो, आर जो है, आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या हो गया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। और एक कंडीशन क्या बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी कि आपकी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए के, ठीक है। एल क्या है भाई, ये है आपका लंबाई, और ए क्या है, ए है आपका क्षेत्रफल, ये है आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ यहाँ पे लिख लो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा अब ही हमने आपको बताया है कि जो आपका धारा होता है, धारा क्या होता है, धारा V अपॉन आर होता है, धारा इक्वल टू V अपॉन आर। और धारा किस पे डिपेंड करती है, कि धारा आपकी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रतिरोध के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रतिरोध के। तो ये 2 कंडीशन हो गए आपके धारा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब आपका प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका लंबाई होगा वो धारा के भी क्या होगा, धारा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कि जो चीज इसके इनवर्सली प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी जो चीज प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो धारा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, और जो प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, देखो यहाँ पे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि प्रतिरोध आपका कब कब बढ़ रहा है, कब कब घट रहा है। लंबाई को बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लंबाई बढ़ाने पे आर के जगह पे जब एल रख देंगे तो इसका मतलब है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो आपका धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। फिर किससे डिपेंड कर रहा है, फिर डिपेंड कर रहा है आपके एरिया पे। तो देखो यहाँ पे जब एरिया रखोगे तो एरिया सीधे सीधे आप यहाँ पे एरिया नहीं रख सकते। एरिया जब लिखेंगे इसको, तो देखो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहां से एक चीज और देख लो, यहीं से एक चीज और देख लो कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और जो आपका ए है ये क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिख दो, कि डी बाई टू का स्क्वायर होता है, डी बाई टू का स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आई है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रही है डायमीटर के। तो कंडक्टर्स डायमीटर, इसीलिए इसमें लिखा है कि जो आपकी धारा वहन क्षमता है वो सीधे सीधे डिपेंड किस पे करता है भाई,
कंडक्टर के व्यास पे डिपेंड करता है, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी कंडक्टर के व्यास पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, एक ही क्वेश्चन को मैं दो बार बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक। एकदम आसान तरीके से आप क्वेश्चन को समझते चलेंगे और जो भी थोड़ा बहुत पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे तो एकदम आसानी से, एकदम इजी तरीके में एग्जाम को पास कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।